पिछली 3 पीढ़ियों से राष्ट्र सेवा का जज्बा लिए जो परिवार देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता आ रहा है, उसी परिवार में ब्याही अंकिता जी भी इसी मार्ग पर चलकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही हैं। वह पिछले 8 वर्षों से राष्ट्र सेविका समिति में एक सेविका के रूप में कार्य करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। इसके साथ ही वह रोज पेटल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा की डायरेक्टर भी हैं। सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डायरेक्टर ऑफ रोज पेटल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा की अंकिता देश पांडे जी से, जो कि सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो मेरा सवाल है आपसे कि आपने बीकॉम किया, फिर आपने एलएलएम किया, तो क्या लॉ के फील्ड में जाने का कोई इरादा था? इसमें करियर बनाना चाहती थी आप? हाँ, करियर तो इसमें आना चाहते ही हैं, बट ये जो लॉ की फील्ड है ये मुझे बहुत पसंद है। ओके। क्योंकि इसमें राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ हमको समझ में आते हैं कि हमको क्या करना है आगे जाके, या हमारे क्या राइट्स हैं। इसलिए मैंने ये फील्ड चुनी है। ओके। तो आप डायरेक्टर हैं रोज पेटल हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा की, तो कितने जी, साल हो गए इस स्कूल को? ये 1989 से ये स्कूल है। मेरे इन-लॉज़ ने इसको एस्टेब्लिश किया था। फिर शादी के बाद मैंने इस पे काम करना चालू किया है। अच्छा। तो आप सोशल वर्कर भी हैं, तो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करते हैं? महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो मैं जिस संगठन से जुड़ी हुई हूँ, राष्ट्र सेविका समिति, जी। वो जो संगठन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करता है। महिलाओं के जी। राइट्स के लिए काम करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट का जो मेन काम है वो हमारा संगठन करता है। जी। तो बच्चों की शिक्षा को लेकर भी क्या कुछ काम करते हैं आप लोग? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा खुद का स्कूल है, तो बच्चों की शिक्षा के लिए हमारा मेन एम बच्चों की शिक्षा ही है। उनको किस पैटर्न में पढ़ाया जाए, वो हमारा मेन एम रहता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ़ बुक में पढ़ना इट्स नॉट नेसेसरी। हमको उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करना पड़ती हैं। जी। साथ ही साथ जिस संगठन से मैं हूँ, उसमें भी हमारे संस्कार केंद्र चलते हैं। बच्चों को हमारे भारतीय संस्कार देना, ये हमारा मेन एम है इसमें। क्योंकि आजकल के बच्चे जिस फील्ड में जा रहे हैं, जितनी जल्दी वो ग्रो हो रहे हैं, उनको हमारा इतिहास क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमने क्या-क्या किया है, वो उनको पता होना चाहिए। हमारे मंत्र उनको पता होना चाहिए। जी। तो इसी फील्ड में हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप किसी और संगठन से भी जुड़ी हैं क्या? नहीं, मैं राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हूँ। जी। तो महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़, जो महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए। सेल्फ डिफेंस जो हम कहते हैं, हमको खुद सेल्फ डिफेंस करना चाहिए उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको किसी ने कुछ कहा तो हम उसी टाइम पे शांत हो जाते हैं। हमको शांत ना रह के हमको पहले ही बार में उसको रोक देना चाहिए कि ये आप गलत कर रहे हैं। हुँ, हुँ। दोबारा आपने ये काम किया तो इसके लिए आपको बहुत पेनल्टीज़ देने पड़ेंगी, या वो दोनों वे से हो सकती हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है या इन्हें कैसे कम किया जा सकता हमको खुद को नॉलेज रखना चाहिए कि क्या-क्या क्राइम अभी हो रहे हैं। है? जैसे आप देखेंगे एसिड अटैक बहुत हो चुके हुँ, हैं, हुँ। रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जी। महिलाओं को लेके एक ऐसा मतलब व्यू बना के रखा है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को खुद समझना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जैसे कि हमारे इसमें बताया गया है, वेद पुराणों में लिखा गया है, जहाँ पे महिला का वास होता है, वहाँ देवता वास करता है। तो हमारा ऑलरेडी जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, या जो हमको कहा जाए जहाँ पर हम हैं, वहाँ पे हमारे देवता वास करते हैं। तो हमको खुद समझना चाहिए कि हमारा पावर हमारे अंदर कितना है इस चीज़ को लेके। यानी कि अपराधों से हमें खुद भी लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल। आजकल जूडो कराटे या फिर। हाँ, सेल्फ डिफेंस के जी। जो जी। भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे हमारा संगठन है, इसके सेल्फ डिफेंस एक मतलब कैंप लगाता है, ओह! दंड चलाना सिखाता है हुँ, हुँ, महिलाओं को। हुँ। बेसिकली अभी दंड चलाना कहीं पे सिर्फ कराटे सिखाया और हो गया, हुँ, हुँ। लेकिन आपके पास जो भी पड़ा हुआ है उसको चलाना, वो भी एक आपके पास आना चाहिए। दंड हो गया, यष्टि हो गई, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है महिलाओं को, बच्चियों को सिखाया जाता है छोटी-छोटी। अच्छा, तो प्रॉपर मतलब कोई टाइम ट्रेनिंग दी पीरियड जाती ट्रेनिंग है। दी जाती है
या क्लासेस लगती, हाँ, कैसा? ट्रेनिंग दी जाती है हमारी इसमें 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, जो कैंप जिसको हम कहते हैं जी, बेसिकली। उसमें सिर्फ ओके। ट्रेनिंग नहीं और भी चीज़ें होती हैं, मतलब आपका मानसिक विकास भी करते हैं अच्छा, कि आज के दुनिया में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए आगे। ये उन पे थोपा नहीं जाता बट उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें हो रही हैं और आप ऐसा कर सकते हैं और करना चाहें तो करिए आप ये जी चीज़ें। बिल्कुल। सरकार से इसके लिए आप क्या उम्मीद लगाती हैं? वैसे भी सरकार ने बहुत कुछ किया है हमारे महिलाओं की देश के सुरक्षा को लिए, हाँ, लेकर? जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेके। तो सरकार से इससे कोई हमको करना है जो भी करना है, जी, सरकार से हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे कि वो कुछ करे। बिल्कुल। आपने पीएचडी की है क्रिमिनोलॉजी में मर्सी किलिंग पर, तो मर्सी किलिंग है क्या? ये बताइए हमारे दर्शकों मर्सी के लिए बेसिकली जो मेरे पीएचडी का टॉपिक है वो है यूथनेशिया। इसका मीनिंग है मर्सी किलिंग, को। ओके, जिसको हम कहते हैं पेनलेस डेथ। मतलब कोई भी बंदा अगर बहुत टाइम से बेड पे है और उसके चांसेस बहुत कम है सरवाइव करने के लिए, उस केसेस में हम प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमको ये बंदा बहुत टाइम से परेशान चल रहा है और इसकी परेशानी दूर करना है। दूर कैसे कर सकते हैं? थ्रू हम उसको इंजेक्शन दे के पेनलेस डेथ दे सकते हैं। इतने टाइम से वो ऑलरेडी पेन पे है, बट इसका कोई भी कोडिफाइड लॉ जो है वो हमारे इंडिया में नहीं है। सिर्फ 2018 में पैसिव यूथनेशिया अलाउड हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है, बट बाहर के कंट्रीज में कुछ कंट्रीज में ये अलाउड है। ओके। तो मर्सी किलिंग का क्या मिसयूज़ भी होता है? मिसयूज तो हर चीज का होता है, तो जी, ये भी होगा। मतलब अगर लॉ बनता है तो उसको तोड़ने की चीजें पहले बन जाती हैं बिल्कुल। कि हमको ये बना हुआ है तो हमको उसको कैसे तोड़ना है, ये कैसे हम उसको कर सकते हैं कि ये खराब हो जाए। सेम वही चीज में मर्सी किलिंग भी, कोई अपने बेनिफिट के लिए ये काम करते हैं। बहुत सारे केसेस अभी ऐसे आते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए चाहते हैं, बस वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हाईलाइट होना चाहते हैं उस केसेस से। जी, जाएंगे, फाइल करेंगे, वो उनका केस हाईलाइट होगा बस, और इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी उनको मिलती है। किन-किन केस में मर्सी किलिंग दी जा सकती है? मर्सी किलिंग के बहुत सारे स्टेजेस हैं, पर आप माइनर मेजर इस पे भी मर्सी किलिंग देख सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी डॉक्टर डिसाइड करता है कि इतने सालों से अगर वो ऑन बेड है, हुँ, उसके हुँ। कोई चांसेस 1% भी चांसेस नहीं है कि वो सर्वाइव हो पाएगा आगे जाके। और वो ऑलरेडी उसकी फैमिली भी उससे परेशान चल रही है और उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, हुँ, तब हुँ। हम ये मर्सी किलिंग अलाउ कर सकते हैं। ओके। तो क्या प्रोसीजर है इसका? प्रोसीजर इस पे डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंजेक्शंस बाय मेडिसिन्स यही हम देते हैं। पेनलेस डेथ इसीलिए कहा जाता है। बाकी या फिर वेंटिलेटर में तो वेंटिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हटा देते हैं हम लोग। मेडिकल ट्रीटमेंट जो उनको प्रोवाइड हो रहे हैं वो डॉक्टर के कंसल्ट से, डॉक्टर खुद ही ये सारी चीज़ें करता है। तो ओके। वो हम उनकी हेल्प वहाँ से हटा देते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो होना ना होना एक ही बराबर है, इसलिए हम उसको फिर हटा देते हैं। हाँ, तो प्रेसिडेंट ही इसके लिए ऑर्डर कर जी, हाँ, सकता है। ऑथराइज़्ड पर्सन जो जी। है वो सिर्फ़ प्रेसिडेंट है। तो वो प्रोसेस क्या है कि हम किस तरह उन तक पहुँचाएँ, डायरेक्ट या कोई प्रोसेस एप्लीकेशन के? फाइल करते हैं हम ओके। प्रेसिडेंट को, जी, वो जी। एप्लीकेशन पे प्रेसिडेंट के उस पे डिपेंड करता है कि वो उस एप्लीकेशन को किस वे में देख रहे हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो उसको अलाउ करते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत वे में माँग रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। आजकल कोई सीनियर सिटीज़न को रखना नहीं चाहता है हुँ, अपने हुँ, साथ। हुँ। वो चाहते हैं कि नहीं अब इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इनके लिए मर्सी किलिंग लेते हैं। ऐसे फेक केसेस भी आते हैं। जी, जी, उस वही फेक मिसयूज़ केसेस, इसका हाँ, होता मिसयूज़ है। करना। उस जी। फेक केसेस से बचने के लिए प्रेसिडेंट इसको पूरी जांच करवाते हैं, फिर उसके बाद अपने निर्णय पे आते हैं। ओके। आप राष्ट्र सेविका समिति से भी जुड़ी हुई हैं। ये देश भर में भी काम करती है और बाहर भी काम करती है। तो ये किस तरह काम करती राज्य सेविका समिति महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन है है? हुँ, अपने भारत में। 1936 से ये संगठन चालू हुआ है। साथ ही साथ ये विदेशों में भी संगठन चालू है। मगर जो हमारी भारत में इसका जो शाखाएं लगती हैं, जो वर्ग होते हैं, वो सारी चीज़ें भारत में होते हैं। साथ ही साथ सेम वे में विदेशों में भी होते हैं, बट उनका जो कल्चर है उसको अडॉप्ट ना करते हुए हमारे कल्चर को थोड़ा-सा लिबरल करके हम वहाँ पे काम करते हैं। डिपेंड करता है वहाँ का सिनेरियो कैसा है, किस कंट्री में हम ये काम कर रहे हैं, उस कंट्री के लॉज़ को फ़ॉलो करते हुए हम ये काम करते हैं। ओके। तो कोरोना काल में आपने लोगों की कैसी मदद की? कोरोना काल में तो सभी ने लोगों की मदद की है, लेकिन हमने जो मदद की है वो ऐसी है कि नगर निगम के जो कर्मचारी जो चौहानी में बैठते थे, जहाँ पे मृत लोगों को लाया जाता था, वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं रहता था।
उनके परिवारजन बाहर बैठे रहते थे, तो उन तक खाना पहुँचाना, उनको जो पानी पहुँचाना, कुछ-कुछ ऐसे केसेज़ हैं जो हम बता भी नहीं सकते हैं कि बच्चियाँ वहाँ पे खड़े हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको यही नहीं पता है करना क्या है अब हुँ, इसके हुँ, आगे। हुँ, तो हुँ। उस समय में उनकी सहायता करना, ये हमारा मेन काम कोरोना में था। फूड पैकेट्स हमने बहुत पहुँचाए हैं सभी जगह पे। फूड पैकेट्स आप देखेंगे सभी सरकार ने भी दिया है, सबने दिया है, लेकिन हमने उन लोगों को दिया जो ऑलरेडी कोविड से ग्रसित थे। ओके। ऑलरेडी जिनको कोविड हो चुका था, उनको हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया था, आप इस पे कॉल करिए, आपके बाहर हम डिस्पोजेबल पैकेट्स पहुँचा देंगे, हुँ, हुँ। आप उसको यूज़ करिए, फिर आप मुझे बताइए कैसा लगा, आपको उसमें कुछ खिचड़ी चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए आपको फूड में, क्योंकि उस टाइम किसी को कुछ खाने का मन नहीं होता, तो हम उनके अकॉर्डिंगली ये काम कर रहे थे। ओके। आप जैसा कि आपने बताया कि आप स्कूल भी रन कर रही हैं, तो उसमें किस तरह का कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं या फिर स्पोर्ट्स को लेकर कोई अलग से ट्रेनिंग या कुछ पढ़ाई हाँ, के अलावा? हमारे स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जी, इसके अलावा हमारे जितने भी दिन हैं, 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गई, ये सब हम जी, लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ-साथ रक्षाबंधन, दिवाली जो हमारे भारतीय संस्कृति है, जैसे हमारी स्कूल में प्रेयर होती है, तो उसमें हम श्लोक बुलवाते हैं कि बच्चों को पता रहे कि हमारे श्लोक क्या-क्या हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन स्कूल में भी उनको वो चीज़ अगर होगी करंट अफेयर्स बताते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, जिससे उनको पता रहे। एटलीस्ट वो याद नहीं भी रख रहे हैं, तो 1-2 चीज़ें उनके दिमाग में वो सेव हो जाती हैं। तो ये सारे काम हम अपने स्कूल में करते हैं। तो आप बच्चों से स्टूडेंट से आपके स्कूल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती हैं या फिर नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इवन ये भी रहता है कि उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं टीचर्स से या कुछ बाहर की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी वो शेयर कर सकते हैं जी, हमसे। हमने एक कमिटी भी बनाई हुई है स्कूल में ओके, इसको लेके, जी, जो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हमारे हेड मिस्ट्रेस हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। लड़कियों को कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनसे वो बात कर सकते हैं। इन ओके। चीज़ों को लेके तो हम काम आपके करते हैं। स्कूल में क्या हेल्थ चेकअप वगैरह भी मतलब जी हाँ, हेल्थ चेकअप भी होता है और हमारे स्कूल में बहुत टाइम से आप सोशल अवेयरनेस का काम हो रहा है। हुँ, हुँ। पुलिस वाले आते हैं, बच्चों को बताते हैं हेलमेट ज़रूरी है, कैसे ड्राइव करना है, आपको क्या-क्या करना है, जी। प्लांट्स लगाने हैं, एनवायरनमेंट सेव करने के लिए काम होता है, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में होते हैं। तो कोरोना के टाइम पे जब सारे स्कूल बंद थे, तो ऐसे में आपने क्या ऑनलाइन किसी तरह बच्चों की मदद जी की? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ने लिया है क्योंकि जहाँ पे हमारा स्कूल है वहाँ से आस-पास के गाँव के बच्चे ज़्यादा आते हैं। तो अच्छा। उनके पास कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल डिजिटल मोबाइल भी नहीं है, हुँ, एंड्रॉइड हुँ। मोबाइल सेट भी नहीं है। जी, तो उनके लिए हमने क्या करा, हमने फ़ोटोकॉपीज़ कर के पहुँचाई हैं उनके पास। ओके। बच्चों को ये बताया कि आपके लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, कि 2 साल के बाद बच्चों को लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हुँ, मतलब हुँ। इवन पेन पकड़ के वो लोग लिख रहे थे, उनकी राइटिंग सही नहीं आ रही थी और ओह! बहुत सारी चीज़ें वो भूल रहे थे। जी, तो उनको फिर से रिकॉल कराना ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट टास्क था वहाँ पे, जी। कि वो कुछ भूले ना। जैसा कि आपने बताया कि आप महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ कर रही हैं एज़ अ सोशल वर्कर, तो इनके लिए क्या आप किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह भी देती हैं? मैंने बताया कि मैं नहीं देती हूँ, मेरा संगठन जी, जो है वो इस पे काम करता है जी। और समय-समय पे वो वर्ग इसके लगाता रहता है, ट्रेनिंग ओके। प्रोवाइड करने के लिए, मेंटल और फिज़िकल दोनों के लिए ये काम होता है। तो कोई प्लेटफ़ॉर्म भी देते हैं आप लोग लघु उद्योग खोलने के लिए, जो महिलाएँ हाँ। घर से काम करती हैं हुँ, उनके हुँ, लिए? हुँ। हमारे संस्कार केंद्र चल रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया जी, पहले भी। जी। इसके बाद जो महिलाएँ जो एजुकेटेड नहीं हैं या जिनको ऐसा लगता है कि अभी हमको काम की ज़रूरत है लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको बैग बनाने का काम ये हुँ, हमारी हुँ। संस्था प्रोवाइड जी, करती है। जी, जी। मतलब उनके पास एक प्रॉपर वे हो जो वो वहीं पे घर पे रह के अपना काम करें और हमारे पास वो सब चीज़ें पहुँचाएँ। अच्छा, ये यानी आप हमारा फिर काम है। मार्केटिंग वाला हाँ, वो वो आप लोग हमारा फिर करते अलग हो। काम हो जी। जाता है। तो क्या महिलाओं को जो एक बढ़ती उम्र की महिलाएँ हैं 40 प्लस या प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी आप कुछ कर रही हैं? नहीं, इसके लिए तो अभी नहीं है, बट हाँ, ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे केसेज़ आते हैं जिनको ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए हम उस हिसाब से काम करते हैं। ओके। तो आप वुमेन राइट्स जितने इंडिया में हैं, उतने बाहर नहीं हैं। जी। तो आपकी संस्था इसको लेकर काफ़ी काम करती है। हमारे संविधान के द्वारा भी कई अधिकार दिए गए महिलाओं के लिए। हुँ, तो हुँ। ये संस्था किस तरह काम करती है? जैसे अभी आपने बोला वुमेन राइट्स यहाँ पर है और बाहर नहीं है, जी, तो मैं एक छोटी-सी बात बताना जी, चाहूँगी। जैसे 1918 और 1920 में यूके, यूएस में वुमेन्स के पास राइट नहीं था कि वो वोट कर पाएँ। जी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में जो हमारी वीरांगनाएँ हैं,
रानी लक्ष्मीबाई हैं, चिन्नप्पा है, हम्म, पद्मावती हैं, और भी जो हमारी वीरांगना है, उन्होंने यहाँ पे राज किया। झांसी की रानी हैं, उन्होंने हमारे देश में राज किया है। जी तो हमारा ऑलरेडी स्त्री प्रधान है, ऐसा हम कहेंगे नहीं कि पुरुष प्रधान ही हमारा देश है। हमारे यहाँ पे महिलाओं को भी उतनी ही वैल्यू है। और अगर आप देखेंगे विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, अब देखेंगे यूके या यूएस में फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है अभी तक, बट हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ है, हमारे भारत में है वो चीज़। हमारे संविधान के द्वारा महिलाओं को इतने अधिकार देने के बाद भी महिलाएं इतनी प्रताड़ित क्यों हैं इंडिया में, आपकी क्या राय है? उसका कारण महिलाएं खुद हैं, जी क्योंकि जब उनको पता चलता है कि पहले स्टेज में ही हमारे साथ ये गलत हो रहा है, जी तो उनको वहीं पर रोक देना चाहिए। क्योंकि अगर वो वहां पे नहीं रोकेंगे तो सामने वाला, चाहे महिला ही हो या पुरुष ही हो, वो आपके ऊपर हावी होगा। अगर आप उसको वहीं पे रोक देंगे कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपकी सीमा है, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, तो वो वहीं पे ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर कभी लगता है कि फैमिली है हमारी, छोड़ देते हैं, हम नहीं चाहते हैं ये सब कुछ, तो उसके बाद भी अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, संस्थाएं हैं हमारे पास, जो आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मैं इसके लिए क्या करूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आप सिर्फ कानून के पास जाएं, आप संस्थाओं के पास भी जा सकते हैं कि मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं क्या कर। कुछ-कुछ ऐसे हो जाता है कि आइडेंटिटी नहीं बताते हैं हम, लेकिन हम उनके लिए काम तो कर सकते हैं ना, हम्म। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आपके का संगठन क्या करता है? महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ पे हेल्थ शिविर भी लगाया जाता है, चेकअप होता है, प्रॉपर चेकअप होता है, हेल्थ शिविर लगाए जाते हैं, और कुछ जो यहाँ की गायनिक हैं, उनसे भी हमारा प्रॉपर टच रहता है, जो हमारे बीच-बीच में हमारी सहायता करती रहती हैं इस चीज़ को लेके। जी। तो सोशल वर्क करने के लिए वो जज्बा कहाँ से आया आप? सोशल वर्क करने के लिए ये हमारे परिवार से ही आया है। हम्म, हमारी 3 पीढ़ियाँ इसमें काम करते आ रही हैं। जो हमारे दादा ससुर थे, वो ऑलरेडी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। हम्म, जो हमारे ससुर जी थे, उन्होंने ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे उन्होंने बहुत काम किया है, जी और 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ ये सेवा कार्य में ही लगे हुए हैं हम लोग। जी। तो आप इतना काम करती हैं तो फैमिली सपोर्ट कितना मिल पाता है मैंने आपको? आपको बताया ऑलरेडी हमारी फैमिली इस चीज़ में सेवा कार्य में है, तो मेरा भी एक सेवा कार्य ही है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे बच्चों का ध्यान वो रखते हैं। हम्म, मुझे एक बार पूछने की भी टाइम नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि माँ-बाबूजी हैं, तो वो ध्यान रख रहे हैं उनका। बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करती हैं आप फैमिली को, सोशल वर्क को, फिर स्कूल भी है, बच्चे भी हैं, तो हाँ, कैसे टाइम मैनेज करती मैनेजमेंट हैं? करना पड़ता है, जी। मतलब अपने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे संगठन का काम है, वो शाखा का टाइम रहता है, वो शाम का हुँ। टाइम रहता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो मैं उसको दे देती हूँ। स्कूल का टाइम सुबह का रहता है, वो वहाँ रहती है, फिर दोपहर के टाइम में फैमिली टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसे करके हम टाइम डिवाइड करके काम करते हैं। ओके, तो आपका विज़न क्या है? फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर प्लान तो मेरे यही है कि जो भी हम देखते हैं महिलाओं के ऊपर जो परेशानियाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, हुँ, हुँ। लीगल वे से, और उनका समाधान करके, उनको जो दिक्कतें हो रही हैं उसको सॉल्व करना। इसके साथ-साथ जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, उसमें बताना कि हम लोगों ने क्या, हमारा इतिहास क्या है, हुँ, हुँ। हमारी वीरांगनाओं ने क्या-क्या काम किया है, जो अभी खत्म होता जा रहा है धीरे-धीरे। वेस्टर्न कल्चर हमारे पास आते जा रहे हैं, वो रहे, ये नहीं कह रहे कि वो ना रहे, हुँ, लेकिन हुँ। उसके साथ हमारा जो इतिहास है वो भी रहे, ये ओके, मैं चाहती हूँ आगे। जी। तो आपके और क्या शौक हैं? फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? मुझे घूमना पसंद है, बाहर जाना, नई-नई चीज़ें देखना पसंद है, जी। नए-नए स्टेट में वहाँ का कल्चर अलग-अलग रहता है, जैसे हमारे एमपी का कल्चर अलग है, हुँ, हुँ। तमिलनाडु का कल्चर अलग है, बिल्कुल, वो सब कुछ देखना मुझे बहुत पसंद है। जी। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर महिला को अपने खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। कोई हमारा काम करने नहीं आएगा, हमको खुद आगे रह के अपना काम करना है, और अपने राइट्स के लिए हमको आगे रह के लड़ना है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए जी, और हमारे धन्यवाद। सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे अंकिता देशपांडे जी से, जिन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर काफ़ी सारी हमसे स्पष्ट रूप से चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।